नमस्कार दोस्तों, जीके इंडिया के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का उदय तराइन के द्वितीय युद्ध से ही हो जाता है। ये 1192 में हुआ था और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था। जैसा कि आप सब जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान उसमें हार गए थे और मोहम्मद गौरी भारत को लूटकर गजनी चला गया था। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि उस समय दिल्ली में सत्ता काबिज नहीं थी तुर्क आक्रमणों की। आपको बता दें, मोहम्मद गौरी और जो भी बाहरी आक्रमणकारी सर्वप्रथम तुर्की ही भारत आए थे। ठीक है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि दिल्ली सल्तनत पर किसकी सत्ता हुई। सबसे पहले तो देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्क आक्रमणों का परिणाम थी। जैसा कि आप जानते हैं, मोहम्मद गौरी के सिपह सलार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। अब देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश कौन कौन से हैं। तो पहला है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। आप इसे एक साथ याद रख सकते हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। हम यहाँ पर गुलाम से लेकर लोदी वंश तक पूरा पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के शासकों की उपाधि की बात करें तो इनकी उपाधि थी सुल्तान की, यानी दिल्ली सल्तनत का शासन चलाने वाला सुल्तान कहलाता था। अब हम यहाँ पर पहले वंश की बात करते हैं, गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश के जो सुल्तान थे वो स्वयं खुद प्रथम तीन जो इसके श्रेष्ठ शासक कह सकते हैं वो गुलाम थे। कौन कौन से? कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश और बलबन। इसीलिए ये वंश गुलाम वंश कहलाया। इस वंश के उपनाम की बात करें तो मामलुक वंश या दास वंश भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम गुलाम वंश के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पहला शासक आता है। ये 1206 से 1210 तक शासनकाल रहता है इसका। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ये भारत में मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसे वली अहमद भी कहा गया है कुछ लेखों में। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर गद्दी पर सिंहासनरोहण हुआ था उसका, और लाहौर को ही कुतुबुद्दीन ने अपनी प्रारंभिक या राजधानी बनाया था। ऐबक को तुर्क सरदारों ने सत्ता संभालने के लिए आमंत्रित किया था। ऐबक को, अब बात करें कि ऐबक गुलाम था तो अब ये सत्ता कैसे संभाल सकता है? तो ऐबक को मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी जो गजनी का शासक था महमूद, उसने दास्य मुक्ति पत्र देकर तथा छत्र देकर सुल्तान के रूप में मान्यता दी थी और उसे भारत के क्षेत्रों में तुर्कों का प्रतिनिधि नियुक्त किया था। इसी दास्य मुक्ति पत्र के साथ भारतीय क्षेत्रों पर तुर्कों का यानी कि गजनी का दावा कानूनी रूप से समाप्त होना माना गया है। सिंहासनरोहण के समय ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि वह मलिक व सिपह सलार की उपाधियों से ही संतुष्ट रहा था। बात करें ऐबक के द्वारा किए गए स्थापत्य कला के योगदान की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया था। इसका निर्माण उसने बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है और कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में इसकी प्रथम मंजिल का ही निर्माण हो पाया था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी इमारत की बात करें तो दिल्ली में ही एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। यह सल्तनत काल की पहली मस्जिद मानी जाती है और यह हिंदू मुस्लिम शैली की भी प्रथम इमारत मानी जाती है। अन्य इमारत की बात करें तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। बात करें कुतुबुद्दीन की उपाधियों की, तो कुतुबुद्दीन को कुरान के स्वर सहित उच्चारण के कारण उसे कुरान खां कहा जाता था और उदारता के लिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। अन्य उपाधियों में बात करें तो ऐबक भी उसकी एक उपाधि थी, हातिम द्वितीय, मलिक, सिपह सलार या दूसरा हातिम ताई भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। कुतुबुद्दीन साहित्य का संरक्षक था। उसने ताजुल मासिर के लेखक हसन निज़ामी तथा अदाब उल हर्ब और अल बुजाता के लेखक फ़क्र ए मुदब्बिर को संरक्षण दिया था।
बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से लाहौर में मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक समाप्त हो जाता है। अगला गुलाम वंश का शासक आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी के बीच शासन करता है दिल्ली सल्तनत पर, और ऐबक की मृत्यु के बाद आराम सा शासक बना था, परंतु बदायूं का इक़्तिदार इल्तुतमिश आराम शाह को हराकर सुल्तान बन गया था। अब आप सोचेंगे इक़्तिदार क्या है, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। बात करते हैं इल्तुतमिश को गजनी के शासक। इल्तुतमिश को गजनी के शासक यल्दुज से दास्य मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था। उसने दिल्ली को राजनीतिक प्रशासनिक का केंद्र बनाया था तथा सल्तनत को सुदृढ़ता एवं स्थायित्व प्रदान किया था इल्तुतमिश ने। इसी कारण से इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यहाँ पर याद रखने योग्य बात है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की प्रारंभिक समस्याएं और उनका समाधान की बात करें तो पहली है उसने अपने विरोधी यल्दुज व कुबाचा को हराया था और मंगोल शासक चंगेज़ के आक्रमण को सूझबूझ से टाला था। बंगाल के हिसामुद्दीन खिलजी के विद्रोह का दमन किया था। इसी के काल में उसने राजपूतों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। इस पर उसने राजपूतों पर आक्रमण भी किया, उनका दमन करने का प्रयास किया। और तो आप जानते होंगे कि मेवाड़ के जो एक शासक थे रावल जैत्र सिंह, उन पर आक्रमण किया था इन्होंने। तो रावल जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को हराया था। इसी क्रम में रणथंबोर को जीतने वाला प्रथम तुर्क शासक भी इल्तुतमिश था, क्योंकि वो इसी को जीतने के बाद मेवाड़ पर आक्रमण किया था उसने। इल्तुतमिश के काल की मुद्राओं की बात करें तो उसके समय चांदी का टका और तांबे का जित्तल प्रचलित था। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क शासक या सुल्तान इल्तुतमिश ही था। सिक्कों पर टकसाल के नाम लिखने की परंपरा इल्तुतमिश से ही शुरू होती है। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया था। यहाँ पर ये नोट करने योग्य बात है कि सिक्कों पर रजिया का नाम कब से लिखवाया गया, तो ये ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया था। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता प्रणाली की सुव्यवस्थित शुरुआत की थी। इसी प्रणाली का विस्तृत विवरण सियासतनामा नामक पुस्तक में मिलता है। यानी कि इक्ता प्रणाली का विवरण अगर पूछ ले एग्ज़ाम में तो वो कहाँ मिलता है, तो एक सियासतनामा पुस्तक है उसमें मिलता है। अब आपने पहले इक्तादारी नाम का शब्द सुना है, अब इक्ता सुन लिया, तो इक्ता क्या है ये, इस पर चर्चा करते हैं। इक्ता एक प्रकार का हस्तांतरीय लगान अधियांश था, यानी कि एक समझौता था। इक्ता पाने वाला व्यक्ति सुल्तान की सेवा में रहता था, उसको इक्तादार कहते थे। इक्तादार राजस्व वसूली का कार्य करता था तथा सेना खर्च तथा अपना वेतन काटकर बाकी कवाजिल यानी कि जो शेष कर लेने के बाद जो राशि बचती है वो सुल्तान को भेजता था। इक्तादार स्थायी नहीं थे, ये नोट करने योग्य बात है। इक्तादार स्थायी नहीं थे, इनका स्थानांतरण हो सकता था। ये किस पर निर्भर करता था, ये सुल्तान पर निर्भर करता था पूर्णतः। यानी कि आप समझ ही गए होंगे इक्ता का मतलब एक प्रकार का, जिस प्रकार हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सामंतवादी व्यवस्था थी कि सामंत, तो उसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत के टाइम इल्तुतमिश के समय इक्ता की व्यवस्था थी। तो इक्ता एक निश्चित क्षेत्र होता था जिसके लिए सुल्तान एक व्यक्ति को या एक शासक, छोटा शासक कहें, उसको नियुक्त करता था, उसे इक्तादार कहते थे। वो सुल्तान के लिए कर वसूली करता था, खुद का वेतन काट कर, सेना का खर्च काट कर, बाकी सब जो कर लगान वगैरह है वो सुल्तान को भेजता था। तो उसे इक्तादार कहते हैं और यही प्रणाली इक्ता प्रणाली कहा जाती है। आगे बात करें तो इल्तुतमिश ने व्यवस्थित न्याय प्रणाली के लिए नगरों में काजी तथा अमीर ए दाद की नियुक्ति भी की थी। इसके शासनकाल में लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक माना जाता था। देखो यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर प्रश्न आता है कि सल्तनत काल में या इल्तुतमिश के समय न्याय का प्रतीक क्या था, तो लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक माना जाता था। इल्तुतमिश ने प्रशासन को सुसंगठित करने के उद्देश्य से 40 तुर्क सरदारों के एक गुट, जिसे चालीसा या तुर्कान ए चहलगामी कहते हैं, उसका गठन किया था। इसमें हमेशा 40 सदस्य नहीं रहे, ये कभी कम तो कभी अधिक हो जाते थे। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की सांस्कृतिक योगदान की।
ऐबक द्वारा प्रारंभ की गई कुतुब मीनार को इसने पूर्ण करवाया था। बदायूं में हौज शमशी और शमशी ईदगाह का निर्माण करवाया था। जोधपुर में अतारकीन दरवाज़ा इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन की कब्र पर सुल्तान गढ़ी नामक मकबरा बनवाया था। इसके दरबार में मिनहाज उस सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन जैसे सिद्धवान थे। मिनहाज उस सिराज की बात करें तो उसने नासिरुद्दीन को समर्पित तबकायत ए नासिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे बात करते हैं, इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी की स्मृति में मदरसा-ए मुइज्जी तथा पुत्र नासिरुद्दीन की स्मृति में नासिरी मदरसा बनवाया था। अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण समकालीन साहित्य में दिल्ली को हजराते दिल्ली कहा गया है। इल्तुतमिश ने 1229 में अब्बासी खलीफा से मंजूरी पत्र यानी कि स्वीकृति पत्र प्राप्त कर राज्य को वैधता प्रदान की थी, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ाई होगा कि यल्दुज उसका विद्रोही हो गया था, जो उसने पहले स्वीकृति देने के लिए उसे मांगी थी स्वीकृति, तो उसका विद्रोही हो गया था, तो उसका उसने दमन भी किया था। उसके बाद स्वीकृति पत्र अब्बासी खलीफा से प्राप्त किया था। परंतु इल्तुतमिश के वंशज उसके समृद्ध और संगठित राज्य को संरक्षित करने में असफल रहे थे। तो इस प्रकार इल्तुतमिश का शासन समाप्त होता है। इसके बाद में आता है अगला शासक या अगली शासिका कहें भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना, रजिया सुल्तान। इसे रजिया सुल्तान कहा जाता है। इसने शासन किया था 1236 से 1240 ईस्वी के बीच। रजिया का शासक बनना बात करते हैं हम आगे। तो रजिया का शासक बनना मध्य युग के अत्यंत आश्चर्यजनक घटना थी। रजिया को सत्ता प्राप्त होने के दो कारण माने गए हैं, इल्तुतमिश द्वारा उसे उत्तराधिकारी नामित करना और जन समर्थन के कारण ही रजिया शाह तुर्कान के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अपदस्थ कर गद्दी पा सकी थी। रजिया ने न्याय सूचक लाल वस्त्र पहनकर जनता से शाह तुर्कान के विरुद्ध सहायता मांगी थी। मध्यकालीन इतिहास में यह पहला मौका था जब उत्तराधिकारी के प्रश्न पर जनता ने किसी महिला सुल्तान को चुना था। रजिया ने पर्दा त्याग कर पुरुषों के समान कुबा, जिसे हम कोट कहते हैं, और कुलाह यानी कि टोपी धारण कर दरबार लगाया था। अमीरों का पूर्ण नियंत्रण उसको रास नहीं आया था। अब यहाँ पर अमीरों से तात्पर्य क्या है? तो अमीरों से तात्पर्य है गैर तुर्की अमीर, यानी कि उस समय शासन या सत्ता या समाज दो भागों में विभाजित था, गरीब वर्ग तथा अमीर वर्ग। उसमें अमीर भी कौन से अमीर? गैर तुर्की, यानी कि जो तुर्की अमीर नहीं हो। तो यहाँ पर बात करते हैं गैर तुर्की अमीर की, तो उसी का पूर्ण नियंत्रण उसको रास नहीं आया था। इन्हीं गैर तुर्की अमीरों में एक व्यक्ति था मलिक याकूत, जिसे अस्तबल प्रमुख कहा जाता है। रजिया के काल में हुए प्रमुख विद्रोहों में सबसे पहले वजीर नियाज मुल्क जुनैदी ने विद्रोह किया। बाद में कबीर खां अयाज जो लाहौर के थे उन्होंने विद्रोह किया। अल्तुनिया जो तबर हिंद के थे उन्होंने विद्रोह किया। आदि सरदारों द्वारा विद्रोह का सामना करना पड़ा था। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर अपने पक्ष में शामिल कर लिया था। फिर भी कैथल नामक स्थान पर रजिया मारी गई थी। याद रखने योग्य बात है कि रजिया की मृत्यु किस जगह पर हुई थी, तो वो कैथल नामक स्थान है। आगे बात करते हैं, मिनहाज के अनुसार रजिया के पतन का मुख्य कारण उसका महिला होना ही था। रजिया की मौत के बाद अमीरों ने बहराम शाह को सुल्तान बना दिया था। रजिया के बाद इल्तुतमिश के कई निस्तेज वंशज शासक बने, जैसे मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद। ये अमीरों के हाथों की कठपुतली बने रहे। इस शासनकाल में बलबन का उदय हुआ और नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में वह इतना शक्तिशाली हो गया कि सत्ता वस्तुतः उसी के हाथों में आ गई थी। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे पढ़ेंगे बलबन को अगले लेक्चर में। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।